मोदी जी इतिहास में ऐसे प्रधानमंत्री गिने जाएंगे जिसने देश का स्टेचर कम किया। उसकी लेटेस्ट एग्जांपल ये फिलिस्तीन का युद्ध है। तो जो अपने जाति पर्सनल इंटरेस्ट के लिए उन्होंने देश का नुकसान किया है। चाइना भारत से आगे निकल गया है ऐसे विषय में जिसमें भारत सबसे बेस्ट देश था। आज चाइना को धन्यवाद कर रहा है सारा का सारा अरब देश, सारे के सारा अफ्रीकन कंट्रीज, वो चाइना का धन्यवाद कर रहे हैं। कल तक जो लोग चाइना के साथ अच्छे संबंध नहीं रखते थे, जो कंट्रीज, ये नुकसान भारत का मोदी जी ने किया है। उसको रिप्लेस कर दिया चाइना से। इजराइल की जो फौज है वो गाजा में पूरी तरीके से फेल हो गई है, नेस्तो नाबूद हो गई है। उनके सैनिक टैंकों से जमीन पे पैर उतारते हुए भी डर रहे हैं। इजराइल की सारी गतिविधियों का जिम्मेदार अमेरिका की लीडरशिप को मानता हूं। सिर्फ और सिर्फ एक जो टेरर फैलाने की जो एक टेक्निक होती है ना, कि इतना ज्यादा जुल्म करो कि किसी इंसान की रूह भी कांप जाए, इतने बड़े गंदे घिनौने काम, शैतानी काम करने में बेंजामिन नेतन्याहू साहब अपने आप को आगे आगे रह के, मोदी जी अपने जाती फायदे की वजह से और अमित शाह जी अपने जाती फायदे की वजह से हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करने की तैयारी में। लगभग 50 दिनों तक इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध चला और इसके बाद युद्ध को रोक दिया गया। युद्ध विराम का आज तीसरा दिन है। पहले दिन लगभग 39 लोगों को, 39 बंधकों को छोड़ा गया और कल भी कुछ लोगों को छोड़ा गया, लेकिन आज भी कुछ लोगों को छोड़ा जा सकता है। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट महमूद पराशर जी हैं। सर, क्या लगता है, आज तीसरा दिन है, कल आखिरी दिन होगा और इसके बाद फिर युद्ध शुरू होगा या फुल स्टॉप लग जाएगा युद्ध पर? देखिए, जो अभी कतर ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने और इजराइल ने, और उसमें यूएई के लोग भी थे, और एक तरफ जो इजराइल की एजेंसीज थी, दूसरी तरफ हमास के ऑफिसर्स थे। उन्होंने जो ट्रूस 4 दिन की उसकी टर्म्स ये थी, एक तो 4 दिन तक राहत की सामग्री जाएगी और 50 इजरायली औरतें और बच्चे छोड़े जाएंगे और 150 जो फिलिस्तीनी बच्चे और औरतें थीं जिनको बेगुनाहों को बंद कर रखा था झूठे चार्ज लगा के इजराइल की जेलों में, उनको भी छोड़ा जाएगा। तो वो एक्सचेंज चल रहा है और उस एक्सचेंज के दौरान भी इजराइल ने जो लोग वापस नॉर्थ जाना चाहते थे, सीज फायर के दौरान भी फायरिंग करके 2 लोगों को मारा है, ऐसी भी खबर मैंने आज अखबार में पढ़ी थी। लेकिन बुनियादी बात यह है कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि, और उसमें तथ्य भी है कि इजराइल की जो फौज है, जो इजराइल की जो डिफेंस मैकेनिज्म है या जो उनकी मिलिट्री और एयर पावर है, वो गाजा में पूरी तरीके से फेल हो गई है, नेस्तो नाबूद हो गई है। उनके सैनिक टैंकों से जमीन पे पैर उतारते हुए भी डर रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में उनके सैनिकों की और उनके साजो सामान का नुकसान हुआ है उन्हें। तो ये एक बड़ी वजह रही है इजराइल को ये जो युद्ध विराम करने के लिए। ये वजह नहीं रही है कि दुनिया भर के लोग उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं और दुनिया भर के लोग उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ तक कि जो उनके मित्र देशों के लीडर्स भी हैं, स्टेट हेड्स भी हैं, वो भी उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वो भी मुझे लगता नहीं है, क्योंकि अमेरिका, मैं इजराइल की सारी गतिविधियों का जिम्मेदार अमेरिका की लीडरशिप को मानता हूँ। वहाँ की जनता बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ है, मगर वहाँ की लीडरशिप जो है वो बेंजामिन नेतन्याहू से अपने पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से, जो कि करप्ट मोटिव्स के ही हो सकते हैं और कुछ नहीं हो सकते, उनकी वजह से बेंजामिन नेतन्याहू से ये फिलिस्तीन के ऊपर जुल्म कराए जा रहे हैं और इसकी वजह से वो पेट्रोलियम पे और गल्फ कंट्रीज़ के ऊपर अपना दबदबा बना के रखना चाहते हैं। इसके लिए बेंजामिन नेतन्याहू को इजराइल की जनता के खिलाफ इस्तेमाल करके भी इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इसीलिए ये पब्लिक प्रेशर से नहीं, ज़्यादा वो भी एक प्रेशर है, लेकिन उससे भी बड़ा प्रेशर ये है कि जो आईडीएफ है वो एक तरह से वहाँ युद्ध करने में नाकाम हो रही है और वो हाथ उठा रहे हैं एक तरीके से और वापस आने के लिए दबाव सेना खुद बना रही है बेंजामिन नेतन्याहू के।
सुप्रीम कोर्ट के आप वकील हैं, तो क्या लगता है आपको किस प्रकार की सज़ा नेतन्याहू को मिलनी चाहिए? क्योंकि जो सारी सीमाएं थी उसको वे लांघ गए हैं, क्रॉस कर चुके हैं। हज़ारों लोगों को मारा जा चुका है, कत्ल किया जा चुका है, महिलाएं, बच्चे, किन्नर, युवा, बुजुर्ग, सबको मारा गया। पेशेंट्स जो क्रिटिकल कंडीशंस में जो अस्पताल में मरीज थे, हाँ, जो इन्हीं की बमबारी से जो घायल हुए थे, उनको भी इंश्योर किया अस्पतालों पर अटैक करके कि वो भी ना बचें। ये सिर्फ और सिर्फ एक जो टेरर फैलाने की जो एक टेक्निक होती है ना, कि इतना ज़्यादा जुल्म करो कि किसी इंसान की रूह भी कांप जाए। इतने बड़े गंदे घिनौने काम, शैतानी काम करने में बेंजामिन नेतन्याहू साहब अपने आप को आगे आगे रह के बता रहे हैं कि हाँ मैं ये काम करूँगा। छुपा नहीं रहे हैं, वो बिल्कुल सीधे सीधे बोल रहे हैं मैंने किया और मैं आगे भी करूँगा। तो मेरा ये मानना है एक लॉयर की हैसियत से कि हमास के ऊपर जो इल्ज़ाम है और बेंजामिन नेतन्याहू साहब खुद जो अपना गुनाह कबूल कर रहे हैं, इन दोनों का ही एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में और विश्व की दूसरी अदालतों में क्रिमिनल ट्रायल होना चाहिए। अब इस ट्रायल में हमास का अगर दोष पाया जाएगा तो वो 1% पाया जाएगा, 99% दोष जो है बेंजामिन नेतन्याहू साहब का पाया जाएगा। और इसमें बेंजामिन नेतन्याहू साहब को जैसे जर्मन जो ऑफ हिटलर के टाइम के जो लोग फौजी थे या उनके सरकारी अधिकारी थे, उनको बहुत सारे लोगों को, मतलब हज़ारों लोगों को फांसी हुई थी। तो और उन्होंने इंडिविजुअली भी इतने लोगों की हत्याएं नहीं की थी, और इस कदर के हथियारों से तो बिल्कुल नहीं की थी जैसे ये यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि जो विश्व युद्ध में भी फौजों के बीच में ज़्यादा लड़ाई हो रही थी, यहाँ तो फौज से लड़ने को तैयार ही नहीं है। हमास से लड़ने को IDF जो इतना बड़ा उसका एक बनाया जाता है ना कि बहुत बहादुर फौज है, बहुत वर्ल्ड की एक्सपर्ट फौज है, उनके कमांडो जो होते हैं बेस्ट होते हैं वर्ल्ड में, और उनके इक्विपमेंट्स भी बेस्ट हैं वर्ल्ड में। वो फौज लड़ने को तैयार नहीं है, फौज से, हमास के सैनिकों से लड़ने को तैयार नहीं है वो। हाँ, ऊपर से बमबारी करने को तैयार हैं और टैंकों में बैठ के, और अब टैंकों में भी बैठने से डर रहे हैं क्योंकि टैंक भी उड़ाने शुरू कर दिए हैं, और मेरे ख्याल से सैकड़ों की संख्या में इजराइल के टैंक भी ध्वस्त कर दिए हैं। तो फौज लड़ने को तैयार नहीं है, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू फौज के खिलाफ भी जाके युद्ध रोकने को तैयार नहीं है। तो इसीलिए सारी जिम्मेदारी जो है बेंजामिन नेतन्याहू साहब के ऊपर आएगी। और हाँ, जो फौजी ये जुल्म कर रहे हैं, जो एयरफोर्स पायलट ये जुल्म कर रहे हैं, जो बेंजामिन नेतन्याहू साहब के कहने के ऊपर भी ये कर रहे हैं, तो जो न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स हैं जिसमें यही हुआ था कि अगर तुम्हारा जो इमीडिएट बॉस है, जो तुम्हारा सुपीरियर ऑफिसर है, वो भी अगर तुमसे वॉर क्राइम करने के लिए, अपराध करने के लिए कहता है, तो तुम्हें वो नहीं करना है। अगर तुम करोगे अपने सीनियर की बात मान के भी, तो तुम्हें उतनी ही सज़ा होगी, तुम उस सज़ा से बच नहीं सकते, तुम्हें भी उम्र कैद या फांसी की सज़ा होगी। ये न्यूरेमबर्ग ट्रायल ने तय कर दिया, ये कानून पूरी दुनिया में माना जाता है। तो इजरायली सैनिक भी और बेंजामिन नेतन्याहू के सारे जो वॉर कैबिनेट है, वो सारे वॉर क्राइम के लिए जिम्मेदार होंगे। और उनके जो दूसरे साथी हैं, जो कंपनीज़ हैं, जो ज़ायनिस्ट कंपनीज़ हैं, इजरायली कंपनीज़ हैं, जैसे कोक, पेप्सी, ये सब, स्टारबक्स, ये सब कंपनीज़ जो हैं, जो अपने प्रॉफिट का हिस्सा इस वॉर क्राइम को, इस जीनोसाइड को करने के लिए दे रहे हैं, वो सब भी इन्हीं वॉर क्राइम्स का हिस्सा होंगे। तो ये सारे लोग बराबर के जिम्मेदार होंगे और उनकी सज़ाएं मौत से कम किसी की भी नहीं होगी, क्योंकि ये इंटरनेशनल कानून है। नरसंहार किया जा रहा है, महिला हो, बच्चों हो, सबको मारा जा रहा है, यहाँ तक कि मरीजों को भी मार दिया गया। तो अगर ऐसे हालात भारत में बनते, ना बने कभी, तो क्या होता, कैसे देखते हैं आप? अब इसका वैसे तो नहीं बने और ना बने, लेकिन भारत में मणिपुर में इस वक्त, भारत में मणिपुर में इस वक्त उससे कुछ मिलता जुलता काम हो रहा है। वहाँ भी एथनिक क्लींजिंग की इल्ज़ाम लग रहे हैं सरकार के ऊपर। वहाँ भी, जैसे मैं बार बार कहता हूँ ना, कि ये RSS और BJP के लोग ज़ायनिस्ट ताकतों से उनके सारे हथकंडे गंदे और घिनौने काम करने के सीख के आते हैं। वैसे इसी तरीके का काम वहाँ भी हो रहा है। वहाँ पे
सरकारी जो सरकार है खुद, जो वहाँ पे बीरेन्द्र सिंह चीफ मिनिस्टर हैं, जिनको अमित शाह जी जाके 4-5 दिन मेरे ख्याल से, और लोगों का ये ओपिनियन भी है कि उनको हौसला दे के आए कि तुम करो और मैं तुम्हारे पीछे बैठा हूँ, क्योंकि वहाँ पे ये घटनाएं रुक नहीं रही हैं। वहाँ पे पुलिस स्टेशंस में घुसकर वहाँ के लोगों ने, जो आरामबाई तेंगुल और मेती लेपुन जो आरएसएस से कनेक्टेड संस्थान है, आरएसएस के आतंकवादी संस्थाएं हैं, उन्होंने हथियार लूटे हैं उनके कार्डर्स ने, हज़ारों की संख्या में, जो अभी तक रिकवर नहीं हुए हैं। और उसी तरीके का एक तरीके से जिनोसाइड ये आरएसएस के कार्डर्स वहाँ पर ट्राइबल लोगों का कर रहे हैं। यहाँ तक कि एग्ज़ाम देने का भी लेटेस्ट जो मैंने पढ़ा है वो ये है कि जो मेडिकल स्टूडेंट्स, जो ट्राइबल मेडिकल स्टूडेंट्स थे, जो मणिपुर की जो इम्फाल है वैली में जिनके कॉलेजेस थे, उनका ट्रांसफ़र चूड़ाचांदपुर में हुआ था, उनको वहाँ पे एग्ज़ाम नहीं देने दिया गया। जबकि जो मैतेई छात्र थे जो चूड़ाचांदपुर में पढ़ रहे थे मेडिकल कॉलेज में, वहाँ के सीएमसी मेडिकल कॉलेज में, वो अगर वैली में आके उन्होंने एग्ज़ाम देना चाहा तो उनको एग्ज़ाम देने दिया गया। तो ये किसके कहने पे हो रहा है? सरकारी अधिकारियों के, पॉलिटिकल लीडरशिप के कहने पे। वो हथियार रिकवर कौन नहीं करा रहा है? ये वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप के कहने के ऊपर नहीं करा है। तो अमित शाह जी और बीरेन्द्र सिंह जी और आरएसएस और बीजेपी के लोग भी ये सब गंदी घिनौनी हरकतें सीख रहे हैं इजराइल में। और हमें खतरा यही है कि भारत का संविधान खत्म करने की जो बातें की जा रही हैं, हिंदू राष्ट्र बताने की जो बातें की जा रही हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने का कॉन्सेप्ट यही है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। जो लोग मनुस्मृति को नहीं मानेंगे उनको दबाया जाएगा, कुचला जाएगा, उनके कानों में शीशे डाले जाएंगे पिघला के, और उनके जो आगे पीकदान और पीछे झाड़ू बांधी जाएगी, उसी तरफ मनुस्मृति के टाइम में ले जाने के लिए हिंदू राष्ट्र बनाया जा रहा है। तो खतरा भारत पे भी है इस तरह का, अगर आरएसएस और बीजेपी को नहीं रोका गया था। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता सर कि जिस तरीके से एक केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि नरेंद्र मोदी के कहने पर ही रूस और यूक्रेन का युद्ध रुक गया था, नरेंद्र मोदी अगर एक फ़ोन कर देते नेतन्याहू के पास और फिर इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध रुक जाएगा, संभव है? देखते हैं आप ऐसा कुछ? अगर उनकी नाप के 56 इंच की छाती निकल आएगी तो ऐसा संबंध है, अगर कम निकलेगी तो ये झूठ है। और उनको, मेरे ख्याल से आरएसएस और बीजेपी के लोगों को सबको शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें कहते हुए भी, क्योंकि भारत का एक बहुत बड़ा मकाम, भारत देश का प्रधानमंत्री भारत का कोई भी बन जाए उसका स्टेचर बढ़ जाता है। कई प्रधानमंत्री विश्व में ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने देश का स्टेचर कम किया है। मोदी जी इतिहास में ऐसे प्रधानमंत्री गिने जाएंगे जिसने देश का स्टेचर कम किया। उसकी लेटेस्ट एग्जांपल ये फिलिस्तीन का युद्ध है। आप देखिए, चाइना नॉन अलाइंड कंट्रीज में नहीं था। चाइना एक तरीके से डेमोक्रेसी नहीं है। चाइना को लोग देश की जो डेमोक्रेसीज हैं पसंद नहीं करते हैं। भारत देश को, मोदी जी को नहीं, भारत देश को डेमोक्रेसीज पसंद करती हैं। भारत देश के संबंध सारे इस्लामिक देशों से अच्छे हैं। ऐसे में चाइना के पास जाके इस्लामिक कंट्रीज़ का डेलीगेशन जाके मिल रहा है कि आप हमारे मदद करो। इजराइल और जो अरब देश हैं वो भारत के मित्र हैं, भारत को सबसे बड़ा मानते हैं। लेकिन मोदी जी की जो गलत विदेश पॉलिसी है, उनके जो बेंजामिन नेतन्याहू से करप्शन के ताल्लुकात हैं, अडानी जी को हाइफा पोर्ट दिलवाने से लेकर दूसरे जो शेयर मार्केट में घोटाले करने के जो सारी टेक्निक्स हैं, उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू और उनके जो ज़ायनिस्ट बिजनेसमैन दोस्त हैं उन्हीं से सीखी हैं। तो जो अपने ज़ाती पर्सनल इंटरेस्ट के लिए उन्होंने देश का नुकसान किया है। चाइना भारत से आगे निकल गया है ऐसे विषय में जिसमें भारत सबसे बेस्ट देश था, सबसे ज़्यादा इज्जत भारत की थी। आज चाइना को धन्यवाद कर रहा है सारा का सारा अरब देश, सारे के सारा अफ्रीकन कंट्रीज़, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़, जो भी देश 120 से ज़्यादा देश फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, वो चाइना का धन्यवाद कर रहे हैं। कल तक जो लोग चाइना के साथ अच्छे संबंध नहीं रखते थे, जो कंट्रीज़, ये नुकसान, आपने ऐसा सवाल पूछ लिया कि मैं रोक नहीं पा रहा, ये नुकसान भारत का मोदी जी ने किया है। इससे बड़ा नुकसान और कोई नहीं हो सकता कि भारत की जगह जो ऑटोमेटिक सालों साल से हमारी डेमोक्रेसी की वजह से थी, भारत देश की जनता की वजह से थी, उसको रिप्लेस कर दिया चाइना से। आज यूएन में
यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट की हैसियत से चाइना ने वो रेजोल्यूशन पास कराया जिसकी वजह से आज ट्रूस हुआ है। और दूसरा, उससे भी बड़ी बात यह है कि चाइना के पास अलग अलग देशों के डेलीगेशंस जा रहे हैं और हमारे देश के लोग जो अमित शाह जी हैं और दूसरे लोग हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। उसका नतीजा क्या होगा? कतर के संबंध जो हैं हमास से डायरेक्ट हैं। अभी कतर ही देश ऐसा है जो इस मध्यस्थता की है और टर्की ने मध्यस्थता की है, यूएई ने मध्यस्थता की है, ईरान ने मध्यस्थता की है। तो इन सभी देशों को जैसे ही हमास को टेररिस्ट देश बेंजामिन नेतन्याहू के कहने से बनाया जाएगा, मैं डायरेक्ट इल्ज़ाम लगा रहा हूँ मोदी जी पे, तो उसका नुकसान इन सभी देशों से, क्योंकि टेररिस्ट होने की और टेरर ऑर्गेनाइजेशन होने की डेफिनेशन ही यही है कि उसके सारे दोस्त, उसके सारे कनेक्टेड लोग, वो सब भी टेररिस्ट हो जाते हैं। तो हमारे इन सभी देशों से ऑटोमेटिक रिश्ते खराब हो जाएंगे, हमारी पेट्रोलियम सिक्योरिटी चली जाएगी। लेकिन मोदी जी अपने ज़ाती फ़ायदे की वजह से और अमित शाह जी अपने ज़ाती फ़ायदे की वजह से हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करने की तैयारी में, ऐसा मुझे डर है। चलिए, महमूद प्राचा जी साफ तौर पे कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी भारत का हर रोज़ नुकसान कर रहे हैं। चाइना जो है वो कहीं ना कहीं फ़िलिस्तीन के साथ खड़ा है और जो तमाम देश थे उन देशों से हमारा अच्छा संबंध था, वे लोग भी फ़िलिस्तीन के साथ खड़े हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी आज भी इजराइल के साथ खड़े हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी का कोई दूसरा ट्वीट नहीं आया। कुछ समय पहले मोदी ने किस तरीके से ट्वीट करके बताया था कि वे इजराइल के साथ खड़े हैं। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।